हेलो नमस्ते एंड वेलकम एवरीवन। माय नेम इज़ तान्या एंड आप देख रहे हैं फ्रीकोनॉमिक्स। आज हम यहाँ पर हैं इंडियन पॉलिटी के पार्ट 3 के साथ, जिसमें हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे आफ्टर मैथ ऑफ 1857। ये पार्ट 3 है। पार्ट 2 और 1 ऑलरेडी रिलीज़ हो चुके हैं। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था चार्टर एक्ट्स के बारे में, पिट इंडिया एक्ट के बारे में और रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बारे में। उसके बाद हमने पार्ट 2 में पढ़ा 1857 के रिवोल्ट के बारे में, जो कि प्री रिक्विजिट था बाकी के एक्ट्स को पढ़ने के लिए। तो वो अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप वो जा कर के देखिए, ताकि आपको ये पार्ट थोड़ी और क्लियरली समझ में आए। और विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स डायरेक्टली गेट इनटू टुडेज टॉपिक। तो आज हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 के बारे में। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये एक्ट आया था 1857 के रेवोल्यूशन के बाद। 1857 में जब ये रिवोल्ट हुआ, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, तो ये एक पूरे ब्रिटिश क्राउन को बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इंडिया में इस तरह का अप्रोर देखा जा सकता है। क्योंकि उन्हें नहीं लगा था कि इंडियंस कभी इस तरह से अपने राइट्स के लिए खड़े हो सकते हैं। हालांकि उस राइट्स को कोई सही डायरेक्शन देने वाला नहीं था, उस राइट्स के पीछे कोई एक प्रॉपर लॉजिक नहीं था। हर लोग अपने इंडिविजुअल एंटिटी के लिए लड़ाई कर रहे थे। तो इसी कारण से वो एक फेलियर ज़रूर साबित हुआ, मगर स्टिल ब्रिटिश क्राउन को एक बहुत बड़ा डर लगा कि अब हो सकता है इंडिया हमारे हाथ से चला जाए अगर ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज़्यादा दिन तक इंडिया में रहेगी। सो जो चार्टर एक्ट था 1853 का, उसको रिपील किया गया और उसके जगह पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लाया गया। ये एक्ट जो है वो 2 अगस्त 1958 को यूके के पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था। इस एक्ट को पास करते वक्त ब्रिटिश क्राउन पे क्वीन विक्टोरिया बैठी हुई थी। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर का नाम लॉर्ड पामर्स्टन था। इन्हीं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इस एक्ट को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन ड्यू टू सर्टेन रीजंस इस एक्ट के पास होते टाइम पर ये प्राइम मिनिस्टर जो थे उन्होंने ऑलरेडी रिज़ाइन कर दिया था और एडवर्ड स्टैनली नाम के एक व्यक्ति ने इस एक्ट को पास करा था। एडवर्ड स्टैनली जो थे वो 15th अर्ल ऑफ डर्बी भी थे और ये इंडिया के पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स फॉर इंडिया भी अपॉइंट हुए थे। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब हम पढ़ेंगे इसके प्रोविजंस के बारे में। ओके, सो लेट मी क्विकली इरेज द स्क्रीन। नाउ वील डायरेक्टली गेट इनटू द प्रोविजंस। पहला प्रोविज़न मैं आपको इस टाइटल के बारे में बता दूं। इसका नाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 तो था ही, बट इसका एक और भी नाम था द बेटरमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। जब 1857 का वॉर हुआ तो क्वीन विक्टोरिया ने एक प्रोक्लेमेशन दिया था इंडिया के लिए। उस प्रोक्लेमेशन में बहुत कुछ कहा गया था, बट मेनली एक जो चीज़ कही गई थी वो ये थी: We are now bound to serve the natives living in our Indian territory by the same obligation that we are bound for all our other colonies. इसका ये मतलब था कि इंडिया अब एक फॉर्मली ब्रिटिश कॉलोनी बन गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो चुकी थी। सारे पावर्स अब ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफ़र हो गए थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर टाइप के जो इंस्टीट्यूशन थे अब वो स्क्रैप हो गए थे। 6 नंबर पे हम बात करेंगे द पोजीशन ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड। ये पहले भी एक ऑफिस हुआ करता था जिसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, लेकिन ये जो पोजीशन है इसका ऑफिशियल नाम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया है। ये पोजीशन जो है वो 1858 में बनाई गई। ये अब ब्रिटिश क्राउन के इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव थे। इनके पास कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सारे पावर्स को ट्रांसफ़र किया गया था और इंडिया के पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का नाम एडवर्ड स्टैनली था, जिनके बारे में हमने पहले ही बात करी है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं और प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन के काउंसिल के मेंबर भी हैं, है ना। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द 7th पॉइंट। सो द 7th पॉइंट इज़ कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं उनको अब वाइसरॉय ऑफ इंडिया बोला जाएगा।
ये वाइसरॉय ऑफ इंडिया या बाकी सारे गवर्नर्स भी ब्रिटिश क्राउन के द्वारा ही अपॉइंट किए जाएंगे। जो पहले वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। लेट मी जस्ट क्विकली इरेज दिस। तो अभी तक हमने बात करी 7 पॉइंट्स के बारे में। जो 8th पॉइंट है वो ये है, जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट होंगे उनके पास 15 मेंबर्स का एक काउंसिल रहेगा। वाइसरॉय के पास भी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बॉडी रहेगी जो उनको असिस्ट करेगी। तो हमने ऑलरेडी बात की कि 1858 के एक्ट में कुछ चीज़ें पहले से हटा दी गई थी, जैसे कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को हटाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को हटाया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाया गया, उसके साथ ही साथ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को भी हटा दिया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट ने 1784 में डुअल कंट्रोल की बात करी थी, उसको भी स्क्रैप किया गया था। एंड लास्ट प्रोविज़न वॉज कि इंडियन प्रिंसली स्टेट्स जो कि 500 से भी अधिक नंबर में मौजूद थे, उनको ऐसा कहा गया कि आपको आपके राज्य रिटेन करने दिए जाएंगे अगर आप ब्रिटिश क्राउन की सुप्रीमेसी को मान लेते हैं तो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। यहाँ पे हमने पढ़ा इसके प्रोविजंस के बारे में, इसके हिस्ट्री के बारे में, और यहाँ पे जो कुछ की मेंबर्स थे उनके बारे में। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डाइव इनटू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। ओके, अब हम बात करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 की। ये ब्रिटिश लेजिस्लेशन का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पीस है। इस एक्ट को आगे पढ़ने से पहले इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो इस एक्ट में बात हुई है दो चीज़ों की, डिसेंट्रलाइजेशन एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडियंस इन लेजिस्लेशन। हम डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ें उससे पहले ये पता होना चाहिए कि सेंट्रलाइजेशन कब आया था। तो सेंट्रलाइजेशन जो है वो इंडियन गवर्नेंस में 1773 प्लस इंडियन चार्टर एक्ट 1833 के कारण से आया था। डिसेंट्रलाइजेशन समझने से पहले एक बार सेंट्रलाइजेशन को समझते हैं। सेंट्रलाइजेशन होता क्या है? सेंट्रलाइजेशन होता है कि सारे खंडों से पावर ले करके उसको एक सेंट्रल बॉडी के हाथ में दे देना। ठीक है, जो कि हमने देखा कि पहले भी हुआ है। बंगाल की प्रेसिडेंसी, मद्रास की प्रेसिडेंसी और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी से सारे पावर्स ले करके एक सुप्रीम पावर को दे दिए गए थे जो कि आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करता था, है ना। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो ज़्यादा इंक्लूसिव होती है, इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो बहुत ही ग्राउंड रूट लेवल पर डेमोक्रेसी ला पाती है। हालांकि हमारे कॉलोनाइजर्स की ऐसी कोई मर्ज़ी नहीं थी कि हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी आ जाए, मगर वो एक ऐसा सेटअप इंडिया में दिखाना चाहते थे कि इंडियंस को ये फीलिंग आ जाए कि वो एक गुड गवर्नेंस के अंडर में है, जिसके कारण से उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन की बात करी। डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इंक्लूजन को रीच करने के लिए ही होता है। दूसरी चीज़ जो थी वो हमने देखा कि इसमें पहली बार इंडियंस का इन्वॉल्वमेंट देखा गया। अब कॉमन इंडियंस की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ये ऐसे इंडियंस थे जो कि ऑलरेडी प्रिंसली स्टेट से बिलोंग करते थे या नोबल हाउसेस से बिलोंग करते थे। ऑब्वियसली इनको इतनी ज़्यादा वॉइस नहीं दी गई थी, मगर एक जनरल पिक्चर आवाम के आगे बना दी गई थी कि भाई हमारे राजा भी तो गवर्नमेंट के साथ काम करें। इस तरह की एक पिक्चर जो है वो बनाने के लिए ये दोनों काम किए गए थे। Now let's dive into the provision of the act. Let me just delete this and then we will move further to the provisions. Okay, तो हम पहली बात करते हैं provisions of 1861 की। तो जैसा कि हमें याद है कि इस टाइम पे वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग थे, तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा एक सेटअप किया हुआ चीज़ था पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम आज भी इंडियन गवर्नमेंट में देखा जाता है, जहाँ पे वेरियस मिनिस्टर्स को वेरियस पोर्टफोलियोज़ मिलते हैं। यहाँ पर भी कुछ वैसा ही हुआ था। वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी थी उसके जो मेंबर्स थे उनमें डिफरेंट मेंबर्स को डिफरेंट पोर्टफोलियोज़ दिए गए थे। ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा सेटअप किया गया एक सिस्टम था जिससे डिसेंट्रलाइजेशन को अचीव किया जा रहा था। अब आते हैं हम सेकेंड पॉइंट पर। तो जैसे कि हमने बात किया कि इस एक्ट का यूएसपी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर था। इसी के तहत बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी को इसके पावर्स रिस्टोर कर दिए गए बाय रिवर्सिंग द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ 1773 एंड 1833 चार्टर एक्ट्स। कमिंग टू द पॉइंट नंबर 3,
इसी एक्ट के तहत लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी सेटअप हुए इन बंगाल, इन नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एंड इन पंजाब. In Bengal in 1862, in Northwest Province in 1866, and in Punjab in 1897, hence robusting the decentralization even further. Now moving to the fourth point, let me just clear this. जैसे कि हमने पहले भी बात करी थी, अब इंडियंस को अपने काउंसिल में नॉमिनेट कर सकता था. तो ये देखा गया था कि लॉर्ड कैनिंग ने 3 प्रोमिनेंट इंडियंस को जो है इसमें नॉमिनेट किया था, जिसमें से आपके राजा थे बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव. कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट, इस एक्ट ने वाइसरॉय को भी एक पावर दी थी कि अगर इमरजेंसी का स्टेट होगा तो फिर वाइसरॉय जो ऑर्डिनेंस बनाएगा वो 6 मंथ्स के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा. इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये एक्ट डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करता था, इस एक पर्टिकुलर प्रोविजन से जो वाइसरॉय था उनकी सेंट्रल अथॉरिटी बनी रह गई. तो ये थे कुछ प्रोविजंस जो कि हमने 1861 में देखे. तो अगर हम इसको समराइज़ करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक्ट जो था वो लाया गया था सेंट्रलाइजेशन को हटाने के लिए, जो कि प्रीवियस एक्ट्स के द्वारा गारंटीड थे, जैसे कि 1773 और 1833. इस एक्ट से इंक्लूजन बढ़ा, इस एक्ट से इंडियंस जो हैं वो आपके लेजिस्लेशन जैसे प्रोसेस में भी पार्टिसिपेट कर पाए. हालांकि इस एक्ट का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ही ये है कि यहाँ पे इंडियंस का सिर्फ एक टोकन रिप्रेजेंटेशन हुआ था. इंडियंस को कोई एक्चुअल पावर नहीं दी गई थी. इनफैक्ट पूरे लेजिस्लेटिव काउंसिल को ही कुछ एक्चुअल पावर नहीं दी गई थी. नाम का डिसेंट्रलाइजेशन ज़रूर किया गया था, मगर अभी भी सारे पावर्स जो थे वाइसरॉय के पास थे. वाइसरॉय के अप्रूवल के बिना कोई भी लेजिस्लेशन पूरा नहीं हो सकता था. इवन अगर वाइसरॉय ने कोई लेजिस्लेशन को पूरा किया तो वो जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा जो है कैंसिल किया जा सकता था. ये कुछ प्रोविजंस थे इंडियन काउंसिल एक्ट के, कुछ क्रिटिसिज्म थे इंडियन काउंसिल एक्ट के. Now we will move forward to the next act, which is the Indian Council Act of 1892. अब हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं. इस एक्ट को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में समझिए कि उस टाइम पे इंडिया में क्या हो रहा था. 1892 के पहले जो एक मेगा इवेंट इंडिया में घटा था, ये था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का इंसेप्शन हुआ था 1885 में बाय A.O. ह्यूम. ऑलरेडी हमने देखा है कि 19th सेंचुरी के बिगनिंग में ही क्रिश्चियन मिशनरीज़ इंडिया में घुस चुकी थी, जिसके कारण हमने देखा है कि इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत ही प्रचार प्रसार हुआ था. तो अब ऐसा हो रहा था कि इंडियंस इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ रहे थे. इंडियंस पढ़ रहे थे कि दुनिया में किस तरह के यूनिफिकेशंस हो रहे हैं, किस तरह की नेशनलिज्म हो रही है. इंडिया में ऑलरेडी नेशनलिज्म का एक सर्ज जो था वो आ चुका था, है ना. जो फर्स्ट बैंड ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरीज थे वो आ चुके थे. और ये एक ऐसा टाइम था जहाँ पे ब्रिटिशर्स ये दिखाना चाह रहे थे कि ब्रिटिश रूल एक बहुत ही हेल्दी रेजिम है इंडिया के लिए. यहाँ पे इंडियंस का इन्वॉल्वमेंट है लेजिस्लेशन में, और ये इंडिया के लिए एक बेस्ट केस सिनेरियो है. इसके कारण ऐसा बहुत कुछ है जो इस एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि अब हम प्रोविजंस में पढ़ेंगे. तो सबसे पहली चीज़ जो ये देखी गई वो ये थी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को बढ़ा दिया गया. इंडियंस के रिप्रेजेंटेशन को दिखाने के लिए नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का भी नंबर जो था वो बढ़ा दिया गया. ये प्रोविज़न जो था वो डायरेक्टेड था फॉर द अपीजमेंट ऑफ द इंडियन लीडर्स. ये इसलिए किया गया था ताकि इंडियंस को लगे कि उनका इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट है लेजिस्लेशन में. बट always remember that these members who were selected were the non-official members of the legislative council. इस legislative council को कहा गया Indian Legislative Council. Hence this increased the Indian participation in governance. In fact local bodies से भी representation को, Indian representation को increase किया गया. इस एक्ट में एक्सप्लिसिटली इलेक्शन कहीं पर भी मेंशन नहीं किया था, मगर इस एक्ट के तहत इनडायरेक्ट इलेक्शंस हुए इंडिया में, जहां पर रिप्रेजेंटेशन के मोड से इंडियंस को लेजिस्लेशन में लाया गया. थोड़ी सी बात करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स की पावर की. अब थोड़ी सी बात करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स के पावर की. तो पहला जो सिग्निफिकेंट पावर ये था वो ये था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स अब फाइनेंशियल मैटर्स पे भी क्वेश्चन पूछ सकते थे, सजेशन दे सकते थे.
दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि एग्जीक्यूटिव अब लेजिस्लेचर के टुवर्ड्स आंसरेबल था, यानी कि लेजिस्लेटर्स अब एग्जीक्यूटिव से डायरेक्टली पूछ सकते थे कि किसी भी लाइन ऑफ एक्शन के पीछे क्या सिग्निफिकेंस था. दिस इम्प्रूव द आंसरेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी टुवर्ड्स द लेजिस्लेटर बाय द एग्जीक्यूटिव. अगर हम बात करें तो इस एक्ट का सिग्निफिकेंस यही था कि इस एक्ट ने इंडियंस का नंबर बढ़ाया था जो कि अब लेजिस्लेटिव पावर्स होल्ड करते थे. ये एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को आंसरेबल बना रहा था और इंडियन लीडर्स को एम्पावर कर रहा था कि वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. इस एक्ट का जो एक क्रिटिसिज्म है वो ये है कि इंडियंस को लगा कि ये कंसेशंस जो है वो डिसप्रपोर्शनल है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत थी और हेंस एक रेवोल्यूशन का जो स्ट्रीक है वो फिर से इंडिया में देखा गया, जो कि अपकमिंग एक्ट्स में और भी ज़्यादा प्रोमिनेंस हासिल करेगा एंड इवेंचुअली इंडिया को इंडिपेंडेंस के टुवर्ड्स लीड करेगा. सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्ट विच इज़ द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909. इस एक्ट को पढ़ने और समझने से पहले हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं और पता करते हैं कि इस टाइम पे इंडिया में क्या हो रहा था. तो जो टॉप ऑफ माइंड सबसे पहली चीज़ दिमाग में आती है वो है बंगाल का पार्टीशन, जो कि 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था. बंगाल का पार्टीशन हिंदू मुस्लिम यूनिटी को ब्रेक करने के लिए किया गया था और बंगाल के पार्टीशन को हम बहुत डिटेल में समझेंगे जब हम हिस्ट्री की क्लासेस में पढ़ाई करेंगे. दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ दिमाग में आती है वो है द शिमला डेपुटेशन. शिमला डेपुटेशन कुछ एलीट मुस्लिम्स का ग्रुप था जिसको सर आगा खान जो है हेड कर रहे थे. ये ग्रुप जो है वो जाकर के सर मिंटो से मिला था जो तब के वाइसरॉय थे इंडिया के, और उनके पास जाकर के इन्होंने सेपरेट मुस्लिम इलेक्टोरेट की बात करी थी, है ना. तीसरी चीज़ जो आती है वो आती है कि द डिवीज़न बिटवीन द मॉडरेट्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट. तो हमें पता है कि इस टाइम तक काफ़ी सारे इंडियन लीडर्स जो थे वो उभर के आ चुके थे. वो इंडियन लीडर्स मोस्टली मॉडरेट्स थे, मगर बंगाल के इंसिडेंट के बाद कुछ एक्सट्रीमिस्ट का विंग्स भी एक्टिव हो गया था. तो मॉडरेट्स जो थे वो ऑलरेडी ब्रिटिशर्स के साथ सिनर्जी में काम कर रहे थे, कांग्रेस के द्वारा काम कर रहे थे और मॉडरेट्स को ब्रिटिशर्स सुनते भी थे. मगर एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो वायलेंट मेथड्स को एम्प्लॉय करते थे इन ऑर्डर टू टेल व्हाट दे वांटेड. दैट इज़ द रीज़न कि क्राउन उनको बिल्कुल अपने एनिमी के रूप में ही देखता था. जो मॉडरेट्स का ग्रुप था इट वाज हेडेड बाय सर जी.के. गोखले, और जी.के. गोखले भी इस टाइम पर लंदन गए थे लॉर्ड मॉडले से मिलने के लिए, जहाँ पर उन्होंने सेल्फ रूल बाय इंडियंस के बारे में बात करी थी, जैसा कि बाकी हर ब्रिटिश कॉलोनी में उस टाइम पर हो रहा था. वो डिमांड जो है वो सर मॉडले के सामने जी.के. गोखले के द्वारा रखी गई थी. तो ये हो गया आपका तीसरा रीज़न. और चौथी चीज़ ये है कि इस एक्ट को मॉडले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है. मॉडले बिकॉज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज जॉन मॉडले एंड मिंटो बिकॉज सर मिंटो वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया. अब इन दोनों ने ऐसा डिसाइड किया कि हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे जो एलीट मुस्लिम्स हैं वो और जो मॉडरेट्स हैं वो, ये दोनों ही विंग्स को वो खुश कर सके, है ना. तो इसी के लिए हम लोग प्रोविजंस पढ़ेंगे. सो लेट मी जस्ट इरेज इट क्विकली एंड वील डायरेक्टली गो टू द प्रोविजंस. लेट्स टॉक अबाउट द प्रोविजंस. पहला प्रोविज़न तो ये है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को बढ़ा दिया गया था. जो पहले 16 था, जैसा कि हमने लास्ट एक्ट में पढ़ा, वो अब बढ़ा करके 60 हो गया था. इस 60 मेंबर्स का कंपोजिशन भी मैं आपको बता देती हूँ. लेट्स अंडरस्टैंड द कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल. इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में टोटल 69 मेंबर्स होंगे. इस 69 मेंबर्स में से 37 ऑफिशियल्स होंगे और 32 नॉन ऑफिशियल्स होंगे. इसमें से भी 5 नॉमिनेटेड होंगे. जो बचे हुए 27 कैंडिडेट्स होंगे उनका भी बाइफर्केशन होगा. ओके, तो जिसमें से 8 जो है वो रिजर्व्ड होंगे फॉर द मुस्लिम कैंडिडेट्स, जिनको सिर्फ मुस्लिम्स ही वोट कर पाएंगे, जो कि एक सेपरेट मुस्लिम इलेक्टोरल को फॉलो करेगा. उसमें से 4 जो होंगे वो ब्रिटिश कैपिटलिस्ट होंगे. 2 जो होंगे वो लैंडलॉर्ड्स के लिए सेव्ड होंगे और बाकी जो 13 होंगे वो जनरल कैटेगरी के लिए होंगे. ठीक है, ये मिला करके हो गया आपका 27. ये हो गया 5 नॉमिनेटेड और ये हो गए 37 ऑफिशियल इंगेजमेंट्स. तो ये था आपका टोटल लेजिस्लेटिव काउंसिल का कंपोजिशन.
जो इलेक्टेड मेंबर्स थे उनका भी इलेक्शन जो है वो इनडायरेक्ट प्रोसेस से होता था। इसका मतलब है कि जो लोकल बॉडीज़ हैं वो एक इलेक्टोरल कॉलेज को सिलेक्ट करेंगे, जिससे वो प्रोविंशियल काउंसिल को इलेक्ट करेंगे और प्रोविंशियल काउंसिल के मेंबर्स फिर सेंट्रल काउंसिल को इलेक्ट करेंगे। तो ये इलेक्शन का जो प्रोसेस था वो एक इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू होता था। इस एक्ट के तहत एक और भी चीज़ हुई। इससे पहले भी इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला था, मगर ये पहली बार हुआ था कि वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक इंडियन ने पार्टिसिपेट किया। तो इस एक्ट के द्वारा वो डोर्स भी खुल गए जिससे इंडियंस जो हैं वो वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स बन सकते थे। तो पहले जो ऐसे मेंबर बने उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। Satyendra Prasad Sinha was the first member of the Viceroy's Executive Council and he was elected as a law member. Let me just quickly clear this. इस एक्ट का एक और प्रोविज़न जो था वो था सेपरेट इलेक्टोरेट का, जो कि आगा खान ने अपने मेंबर्स के साथ शिमला डेपुटेशन में मांग करी थी जिस चीज़ की, और वो भी इस एक्ट के द्वारा ग्रांट कर दिया गया था। तो ये ऐसा पहली बार हुआ था कि कम्युनल पॉलिटिक्स हुआ था इंडिया में, यानी कि जो भी मुस्लिम लीडर्स हैं उनको सिर्फ मुस्लिम आवाम ही वोट कर सकती है, और मुस्लिम्स के वोट करने का क्राइटेरिया भी जो था वो हिंदूज़ के क्राइटेरिया से कम था। मतलब कि जो भी सेड इनकम था कि एक मुस्लिम वोटर का होना चाहिए वो एक हिंदू वोटर के इनकम से कम था, और वो भी जा कर के जो है वो अपने मुस्लिम लीडर को नॉमिनेट कर सकता था। तो पहली बार ऐसा हुआ था कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट है फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी वो अरेंज किया गया था, और इसी कारण से लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स इन इंडिया भी बोला जाता है। तो इस टॉपिक से हम आज के लेसन को ख़त्म करते हैं सो दैट ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। आज के वीडियो में हमने पढ़ा 1858 के एक्ट के बारे में, 1861 के एक्ट के बारे में, 1892 के एक्ट के बारे में और 1909 के एक्ट के बारे में। आई होप आपको ये सारे एक्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ उसको कमेंट्स में बताइए सो दैट आई कैन क्लैरिफाई ऑन दैट। अगर आपको इन वीडियोस से कुछ भी हेल्प मिल रही है तो आई होप आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दैट विल रियली हेल्प मी टू ग्रो। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड डे एवरीवन। बाय बाय।